शारदा काम पर लौट आई है, गोद में महीने भर का बच्चा लिए। दरवाज़ा मिसेज रस्तोगी ने खोला। उसे देखते ही खुश हो गई। बधाई हो शारदा, अच्छा हुआ तू आ गई। तू जो लड़की लगा गई थी वो तो एकदम चुट्टी थी, नागे भी कितने करती थी। देखूँ तो सही कैसा है तेरा बेटा। इससे पहले कि शारदा अंदर जाकर कपड़े में लिपटे अपने बच्चे का मुंह मिसेज रस्तोगी को दिखाए, उन्होंने उसे टोका, ठहर जरा, खाली हाथ बच्चे का मुंह नहीं देखते, पहले कुछ शगुन ले आऊं, कहती हुई वो भीतर चली गई। ड्राइंग रूम में उनके आने तक शारदा ने बच्चे को कालीन पर लिटा दिया है और पूछ रही है, साहब कैसे हैं? प्रिया मैम साहब कैसे हैं? संदीप बाबू कैसे हैं? आपके घुटनों का दर्द कैसा है अब? जो ही मिसेज रस्तोगी ने बच्चे का मुंह देखा, सकपका कर पीछे हट गई। यह कैसे हो सकता है? सांस एकदम तेज हो गई, माथे पे पसीना आ गया। उन्होंने शारदा की तरफ देखा, वह अपने बच्चे में मस्त है। सोफे का सहारा लेकर वे वहीं बैठ गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यह क्या हो गया? कैसे हो गया? शारदा का बच्चा और उनके दिल को कुछ कुछ होने लगा। भला इस बच्चे की शक्ल संदीप से कैसे मिल रही है? वही गोल चेहरा, नीली आंखें, चिबक पर काला मस्सा। शारदा तो एकदम काली कलूटी है। उसके मर्द को भी देखा है उन्होंने, शारदा से 19-20 ही है। तो फिर क्या यह बच्चा उनका अपना पोता है? शारदा से, इस काली कलूटी नौकरानी से, शादीशुदा 2 बच्चों की माँ से, जो घर घर झूठे बर्तन मांजती फिरती है, उससे? वे आगे सोच नहीं पाई। एक बार फिर शारदा की तरफ देखा। उनका ध्यान अभी भी बच्चे की तरफ है। वे वहाँ और बैठ नहीं पाई। बच्चे के ऊपर शगुन के पैसे रखकर बधाई के शब्द बुदबुदाकर भीतर चली गई। यह क्या हो गया? संदीप तो उन्हें कैसे पता नहीं चला? संदीप इस नौकरानी से? उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ और मामला इतना आगे। उनका सिर घूमने लगा। शारदा घर भर में घूमती फिर रही है, कह रही है, उस लड़की ने तो घर बहुत गंदा करके छोड़ा है। मैं 4 दिन में ही इसे पहले जैसा चमका दूंगी। चाय बनाई है उसने, 1 कप उनके आगे रख दिया है। वे तेज नज़रों से शारदा की तरफ देखती हैं। नए मातृत्व से उसका चेहरा दिपदिपा रहा है। पूछना चाहती हैं पर शब्द होठों तक आकर साथ छोड़ देते हैं। शारदा लगातार बोले जा रही है, मेरा राजा मुन्ना तो लाखों में एक है। मैं इसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। बिल्कुल तंग नहीं करता है। मिसेज रस्तोगी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शारदा के शब्द हथौड़े की ठक ठक की तरह बज रहे हैं दिमाग पर। पथराई आंखों से देख रही हैं वे। शारदा रसोई में चाय के बर्तन धोने गई तो वे चुपके से जाकर एक बार फिर बच्चे को देख आईं। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग सारा किस्सा बयां कर रहे हैं। वे एक पल उसे देखती रह गईं। हाथ आगे भी बढ़े उसे उठाने के लिए। आखिर अपना खून है, लेकिन सकपका कर पीछे खींच लिए। तेजी से अपने कमरे में लौट आईं। उन्हें हल्की सी झलक मिली। शारदा संदीप के कमरे में उसके फोटो के सामने खड़ी है। तो क्या शारदा कहीं इस बच्चे को लेकर इस घर में घुसने का ख्वाब तो नहीं देख रही है? क्या कर डाला संदीप तूने? कुछ तो आगा पीछा सोचा होता। हाथ पांव ढीले पड़ने लगे हैं उनके। चाय पीकर चली गई है शारदा। काम करने कल से आऊँगी। अभी तो बाकी घरों में भी बताना है। सभी तो कंटाल गए हैं उस लड़की से। तो इसका यह मतलब हुआ अभी घंटे भर में पूरी कॉलोनी को खबर हो जाएगी कि शारदा जिस तीसरे बच्चे को गोद में लिए घर घर बधाइयाँ बटोरती फिर रही है, वह प्रोफेसर बीडी रस्तोगी के होनहार सपूत संदीप रस्तोगी का है। कॉलोनी के जिस घर में भी वह जाएगी, वहीं बच्चे के कुल वंश का पन्ना खुलकर सबके सामने आ जाएगा। सभी उसकी जन्मपत्री बांटने लगेंगी। क्या करें? प्रोफेसर साहब को फ़ोन करें, लेकिन वो तो 3 बजे तक ही आ पाएंगे। प्रिया को फ़ोन पर बताएं, वह बेचारी घबरा जाएगी सुनकर। क्या करें? वे बौराई से घर भर में चक्कर काटती फिर रही हैं। क्या कर डाला संदीप ने? कहीं का नहीं छोड़ा। सब थू थू करेंगे। रिश्तेदारी है, कैंपस है, प्रिया का ऑफिस है। बातें बिना परों के सब जगह पहुंच जाएंगी। नास पीटी को यही घर मिला था बर्बाद करने के लिए। मुझे क्या पता था इतनी बड़ी आफत पाल रही हूँ। प्रोफेसर साहब के आते ही मिसेज रस्तोगी ने अपने सीने पर रखा हुआ पत्थर उठाकर उनके सीने पर रख दिया।
सन रह गए वे। छी, इतनी घटिया पसंद संदीप की। इसे कौन सी आग लगी हुई थी जवानी को, मुंह से बोलते तो सही जनाब। प्रिया के लिए रिश्ता ढूंढने से पहले उसी के लिए लड़की देखते। जल्दी ही कुछ करना होगा, बात प्रिया के होने वाले ससुराल भी पहुंच सकती है। अभी तो बात भी पक्की नहीं हुई है। वे भी परेशानी की चादर ओढ़कर बैठ गए हैं। सोच रहे हैं क्या करें। अगर यह सब सच है तो संदीप के कानपुर से लौटने से पहले कुछ करना होगा। शारदा को ही यहाँ से हटाना होगा। उसका क्या है, कहीं भी झोपड़ी खड़ी कर लेगी, 4 पैसे कमा लेगी। मिसेज रस्तोगी से पूछा उन्होंने, क्या कहती हो, कुछ पैसे वैसे लेकर यहाँ से चली जाएगी क्या? क्या करता है उसका मर्द? करता क्या है, सारा दिन दारू पीकर पड़ा रहता है। जब वह काम पर जाती है तो पीछे बच्चों को संभालता है। सुना है कहीं माली वाली है। पता नहीं यहाँ से जाने के लिए तैयार होगी भी या नहीं। कैसा था उसका रुख? बहुत इतरा रही थी, सबके हाल चाल पूछ रही थी, जैसे सबकी सगी वही है। भीतर संदीप के कमरे में उसके फोटो के सामने खड़ी थी। सुनो जी, मुझे तो एक और भी डर लग रहा है, उन्होंने शंका जताई। उसके लक्षण तो ठीक नहीं लगते, कहीं घर की मालकिन बनने का ख्वाब न देख रही हो। तुम इतनी दूर की मत सोचो, इतना आसान नहीं है घर में घुस जाना। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? बच्चे की शक्ल संदीप से मिलती है। उन्होंने फिर आश्वस्त होना चाहा। अब मैं आपको क्या बताऊं, कल खुद देख लेना अपनी आंखों से। वे फिर बिसोरने लगी। लेकिन जो भी करना है जल्दी करो। मिसेज रस्तोगी को तो रात भर खटका लगा रहा। वह आ गई है, एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में कपड़ों की पोटली लिए। उसने जबरदस्ती संदीप के कमरे पर भी कब्जा कर लिया है, उन्हें घर से बाहर धकेल दिया है। प्रिया पर भी हुक्म चला रही है। खुद मालकिन बनकर वह घर भर को सता रही है। संदीप भी हाथ बांधे एक तरफ खड़ा है। रात भर उन्हें बुरे बुरे ख्याल आते रहे। उधर प्रोफेसर रस्तोगी भी रात भर करवटें बदलते रहे। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग गई हो और वो कुछ न कर पा रहे हो। प्रिया तो सोच सोच कर जैसे पागल हुए जा रही है। कैसे सामना करेगी सबकी निगाहों का? बात ससुराल भी पहुंचेगी ही। जिंदगी भर के लिए उनके पीहर को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को एक बहाना मिल जाएगा। फिर ऑफिस है, लोग हैं, सभी कूड़े देंगे। जैसे तैसे सुबह हुई, वह आई उसी आत्मविश्वास के साथ, लापरवाही वाला अंदाज लिए। बच्चा गोद में, उसके आते ही सबका रक्तचाप बढ़ गया। सभी खुद को पूरी तरह व्यस्त दिखाने लगे। प्रिया एक किताब लेकर बैठ गई है। प्रोफेसर साहब कुछ फाइलें लेकर स्टडी रूम में घुस गए हैं। मिसेज रस्तोगी अपने जोड़ों के दर्द को लेकर हाय हाय करती बेडरूम में जा लेटी। पहले तो उसके लिए दरवाज़ा खोलने भी कोई नहीं आया। 2-3 बार उसने लगातार बेल बजाई तो प्रिया उठी। दोनों की आंखें मिली। शारदा मुस्कुराई, कैसे हैं मेम साहब? प्रिया बिना कुछ बोले एक तरफ हो गई, कुछ कह ही नहीं पाई। शारदा धड़धड़ाती हुई अंदर चली आई। बच्चे को कालीन पर लिटाया, स्टीरियो चलाया, फिर चाय बनाने रसोई की तरफ बढ़ गई। इतनी देर सबकी सांसें थमी रही। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोके टोके, जैसे सब उसकी गिरफ्त में हो। प्रिया उस पर सबसे ज़्यादा चिल्लाया करती थी। कोई उसकी चीज़ों को, खासकर स्टूडियो को हाथ लगाए, वह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज प्रिया बेबस सी दिख रही है और शारदा के पीछे पीछे कामों में मिनमेख निकालती घूमने वाली श्रीमती रस्तोगी, वे भी बिल्कुल शांत हैं। घर भर में स्टीरियो की आवाज़ गूंज रही है। बड़ी तेज़ी से काम निपटाए जा रही है शारदा। जब वह गुसल खाने में कपड़े धोने गई तो मिसेज रस्तोगी लपक कर उठी और प्रिया और प्रोफेसर साहब को ड्राइंग रूम में ले आई। ओह, यह तो सचमुच संदीप पर गया है। बहुत प्यारा बच्चा है। प्रोफेसर साहब के हाथ भी उसे उठाने के लिए कसमसाने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को रोका। प्रिया की रुलाई फूट पड़ी। मिसेज रस्तोगी को चक्कर आ गया। वे वहीं लुढ़क गई। दोनों किसी तरह उठाकर उन्हें बेडरूम तक ले गए। जब तक वह घर पर रही, सिर्फ उसी की मौजूदगी महसूस की जाती रही। बाकी तीनों काठ बने रहे, एकदम चुप, गुमसुम, मातमी उदासी ओढ़े बैठे रहे। आज प्रिया ने भी महसूस किया कि उसकी निगाहें बार बार संदीप के कमरे की तरफ उठ रही हैं।
उसने संदीप का कमरा खूब अच्छी तरह झाड़ा पोंछा। सबसे ज़्यादा वक्त उसने उसी कमरे में लगाया। प्रिया ने खुद को मन ही मन तैयार भी कर लिया कि अगर शारदा संदीप के बारे में कुछ पूछती है तो वह उसे तुरंत घेर लेगी। लेकिन शारदा ने ऐसी कोई उतावली नहीं दिखाई। 2.5-3 घंटे तक इन तीनों को बंधक बनाए रखने के बाद वह छमछम करती चली गई। उसके जाते ही तीनों सिर जोड़कर बैठ गए। पहली समस्या तो यही है कि उससे कबुलवाया कैसे जाए। अब तक तो पूरी कॉलोनी को खबर हो चुकी होगी। यह तो तय कर ही लिया गया है कि फिलहाल संदीप को कानपुर में ही कुछ दिन रहने के लिए फ़ोन कर दिया जाए। उसे फ़ोन पर इस बारे में कुछ भी न बताया जाए। अगर शारदा कबूल नहीं भी करती है तो भी पहले तो यही करना है, उसे कुछ दे दिलाकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहा जाए, आज या कल में ही। कोई और तरकीब वे सोच नहीं पाए। हाँ, अगर वह घर में घुसने की कोई कोशिश करती है तब तो साफ जाहिर हो जाएगा कि उसकी पहले से ही यही नीयत थी, इसलिए उसने संदीप को फंसाया। उस हालत में तो उससे निपटना आसान हो जाएगा। बात अटक गई है। फिलहाल कॉलोनी वालों की निगाह का सामना कैसे करे? बाहर आना जाना कम ही किया जा सकता है, एकदम बंद तो नहीं। लोगों को कुछ बात करने को मसाला चाहिए। चटकारे लेंगे, थू थू करेंगे। शाम तक वे तीनों सिर्फ सोचते रहे, कुछ भी तय नहीं कर पाए। अब सीधे सीधे तो शारदा से यह नहीं कहा जा सकता, देख तूने हमारे संदीप के साथ रंगरेलियां मनाई, मौज की, किसने किसको फंसाया भूल जा। कौन कहता है यह सब? उनकी तो शारदा के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी मस्ती और लापरवाही को भी वे झेल नहीं पा रहे हैं। शाम को वह फिर आई, सबको फिर लकवा मार गया। दिन की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। बच्चे को उसी तरह कालीन पर लिटाना, स्टूडियो चलाना, दूध पिलाना, सब कुछ चलता रहा। एक नाटक की तरह वह अकेली अपना पार्ट अदा कर रही थी। बाकी तीनों मूक दर्शक बने रहे। न उसने संदीप के बारे में पूछा, न किसी को बात करने का मौका मिला। एक बार फिर वो हाथ से निकल गई। उसके जाते ही फिर तीनों के सिर जुड़ गए। आखिर चाहती क्या है? एक तरफ तो इस घर को अपना घर समझकर घर भर की चीज़ें इस्तेमाल करने लगी है, तो दूसरी तरफ किसी तरह की कोई मांग नहीं, जिक्र नहीं। घर भर को एक जकड़न में बांध रखा है उसने। काम छुड़वाने के लिए भी कैसे कहा जाए? बात करने का कोई सिरा तो हाथ लगे। दोनों बार उससे किसी ने बात नहीं की, लेकिन उसे परवाह ही नहीं। कॉलोनी में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। 2-1 औरतें बहाने से घर भी आई। शारदा का जिक्र भी छेड़ा। उसके वापस आने से आराम हो गया है, लेकिन वही बात नहीं कही जिसके लिए आई थी। कुछ एक औरतों ने सीधे ही शारदा को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया है। लोग हंसते हैं, उसके मना करने से क्या है? कोई भी बता सकता है उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। वह किसी के भी मजाक का जवाब नहीं देती है, टाल जाती है। अब वह पहले की तरह गंदे कपड़े में नहीं आती, बच्चे को एकदम साफ रखती है, अपनी हैसियत से महंगे कपड़े पहनाती है। उसके पहले दोनों बच्चे उसके साथ कभी नहीं देखे गए, लेकिन तीसरा हरदम उसकी गोद में रहता है। कुछ घरों में उसे बच्चे के लिए पुराने कपड़े देने की कोशिश भी की गई, तो उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। पहले यही शारदा अपने लिए और बच्चों के लिए सब कुछ मांग लिया करती थी। तीसरे दिन सुबह जाकर कुछ बात बनी नहीं, बिगड़ गई। उस समय प्रोफेसर साहब घर पर नहीं थे। वह आई, बच्चे को कालीन पर लिटाया। जो ही स्टूडियो चलाने के लिए मुड़ी, प्रिया एकदम से बरस पड़ी, हटो यहाँ से, रोज रोज कालीन पर लिटा देती हो, खराब होता है यह। इससे पहले कि शारदा पलटकर कुछ कहे, प्रिया ने एक और फरमान जारी कर दिया, और खबरदार जो आज से मेरे स्टूडियो को हाथ भी लगाया। ढंग से काम करना है तो कर, वरना कोई और घर देख। शारदा एकदम ठिठक खड़ी रह गई। उसे शायद इसकी उम्मीद न थी। उसने बच्चे को उठाया और एक कोने में बैठ गई। मौका सही लगा मिसेज रस्तोगी को भी। वे भी मैदान में आ गई। बता, कब से फंसा रखा है तूने संदीप को? बोल, क्या मतलब? शारदा बमकी। किसने किसको फंसा रखा है? तो फिर इस छोरे की शक्ल संदीप से कैसे मिल रही है? मुझे क्या पता, शारदा ने लापरवाही से कहा। तुझे पता नहीं तो किसे पता होगा? पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारती फिरती है। शारदा एकदम खड़ी हो गई। खबरदार मेम साहब, जो मेरे चरित्र के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो
इतनी देर से चुपचाप सुन रही हूँ तो आप बोले जा रही हैं। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, फालतू लफड़ों में नहीं पड़ती। फालतू लफड़ों में नहीं पड़ती तो बता तू कि बच्चे की शक्ल यूं ही किसी से कैसे मिल जाती है। अब कमान प्रिया ने संभाल ली है। मुझे क्या पता, आपको काम छुड़वाना हो तो वैसे बोल दियो, मैं अभी छोड़ के चली जाती, पर मेरे को फालतू बोलने का नहीं। यह कहते हुए उसने बच्चे को उठाया और एकदम बाहर निकल गई। एक पल को तो माँ बेटी दोनों सख्ती में आ गई। यह क्या हो गया? जब प्रोफेसर साहब को पूरी बात पता चली तो वे झल्लाए। तुम लोगों को जरा भी सब्र नहीं था, जानबूझकर पूरी बाजी पलट दी है उसने। अगर अपनी मर्जी से काम पर आना बंद कर दिया तो उसे कुछ कहने सुनने को हमारा कोई हक ही नहीं रहेगा। बहुत सोच समझकर और अपने आप को हर तरह से तैयार करके प्रोफेसर रस्तोगी रात के अंधेरे में शारदा की झोपड़ी में गए। इतने पैसे लेकर जितने शारदा 10 सालों में भी न कमा सके, लेकिन शारदा पैसे देखकर ही भड़क गई। किस बात के पैसे? जब काम करती थी पैसे लेती थी, मेहनत मजदूरी करती हूँ, करती रहूँगी। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? कहाँ जाऊँ? साफ साफ सुन लो साहब, यह बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। प्रोफेसर साहब पूरी तरह टूटे हुए अंधेरों में ठोकरें खाते हुए वापस लौट रहे हैं। सोच रहे हैं कल परसों में ही घर बदलकर किसी और कॉलोनी में रहने चले जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।